देखिए क्या है, 2 दिसंबर Sir, का PDF is ये, not showing. क्या बात कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है किसी को? नहीं सर। तो ये बताना। दिख रहा है पीडीएफ? यस सर दिख रहा है। तो ये क्या है, सैटरडे का न्यूज है और 2 दिसंबर का न्यूज। अच्छा, आप लोग को क्या बोले थे कि एक अलग से नोट्स बनाने, किसका? COP28 का कुछ ना कुछ पेपर में आएगा, आते रहेगा अभी कुछ दिन तक। तो देखो ये एक आया है ना, COP28 को लेकर। तो COP28 कहाँ पे हुआ है? दुबई में। हम्म, दुबई में होने वाला है, मतलब हुआ। चलो। कल से स्टार्ट हुआ है ना सर ये? परसों से। देखो क्या कह रहे हैं कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं ये दुबई को, तो इन्होंने क्या चीज का होस्ट किया, मेजबानी किया? तो 28 जो कोप्स हुआ है ना, 28 को इनकी मेजबानी किया है। तो इसमें जो है अनाउंस किया गया है 30 बिलियन डॉलर का, ठीक ना, $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है COP28 के द्वारा। इसको क्या बोला गया है? तो अल्टेरा, ये याद रखना, क्या बोला गया है? अल्टेरा। जैसे अल्टेरा क्या है तो क्या बोलोगे? एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो COP28 के द्वारा किया गया था, इसको क्या बोलते हैं? अल्टेरा। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, तो एक प्राइवेट मैनेज्ड फंड है, मतलब कि इसमें जो पैसा जमा किया गया है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया गया है। तो कह रहा है कि टू मोबिलाइज $250 बिलियन ग्लोबली बाय 2030 एंड बी द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। तो पूरे वर्ल्ड में जो है 2030 तक जो है कितने रुपया का मोबिलाइजेशन किया जाएगा? तो $250 बिलियन का, मतलब अभी दिया गया है, लेकिन 2030 तक कितना दिया जाएगा? $250 बिलियन। करा कि ये इस तरह का सबसे बड़ा फंड है, ठीक ना। किस चीज के लिए बड़ा फंड है? तो टूवर्ड्स क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट किया गया है किस चीज के लिए? कि क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो चीजें बदलाव हुई है वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब उसको ठीक करने के लिए। फिर ट्रांसफॉर्मिंग, तो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब कि क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो चीजें ट्रांसफॉर्म कर गई है। तो जैसे मान लो कि CO2 है, अब CO2 ज्यादा बढ़ गया है, तो कैसे वहां पे CO2 कम होगा, ये चीजें, ठीक है। और इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो मार्केट को कैसे, मतलब मार्केट अब क्या कहते हैं, इकोनॉमीज मतलब कि देश का जो है इकोनॉमी कैसे उसको डेवलप किया जाएगा इस चीज के द्वारा। तो इसलिए ये फंड दिया जाएगा, ठीक ना, मतलब 2030 तक। अब देखो, तो पूरे वर्ल्ड के दिया जा रहा है इतना रुपया सारी चीज करने के लिए। इंडिया का इसमें कितना मिलेगा? तो इंडिया के लिए भी मिलेगा। देखो अनस्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब कि उतना नहीं जितना मिलना चाहिए, ठीक ना। तो इंडिया को क्या है, मिला है, एकदम मिला है। तो इंडिया को मिलेगा 6 गीगावाट, ठीक है। तो 6 गीगावाट जो है इंडिया को बनाया जाएगा क्लीन एनर्जी के द्वारा। मतलब इंडिया कितना प्रोड्यूस करेगा? 6 गीगावाट क्लीन एनर्जी के रूप में। क्लीन एनर्जी जिसमें शामिल क्या क्या है? अच्छा, 1 गीगावाट बराबर कितना मेगावाट होता है? 1000 मेगावाट। अब इंडिया के पास जो दे रहा है 6 गीगावाट, तो किसके द्वारा? तो देखो विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स के द्वारा, ठीक ना। तो विंड और विंड मतलब पवन चक्की नहीं होता है, देखे होगा मूवी वगैरह में, बड़ा सा पोल ऐसे खड़ा रहता है और यहाँ पे हाँ बड़ा सर सा हाँ।
हाँ रहता है ना, ऐसे करके बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, चक्कर की तरह ऐसे लगा रहता है, पेडल की तरह, ये घूमता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है इस तरह का एनर्जी और सोलर एनर्जी समझते होगे। तो इससे जो है इंडिया को जो एनर्जी मिलेगा, प्रोड्यूस होगा कितना, 6 गीगावाट। तो 6 गीगावाट के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे चीजों को इंस्टॉल करना पड़ेगा इंडिया, तो वो इंस्टॉल किया जाएगा, उसमें जो पैसा खर्च होगा कहाँ से मिलेगा, यही COP28 के द्वारा। ठीक है, 2025 से ये चीजें की शुरुआत होगी। फिर क्या कर रहा है कि अल्टेरा जो है, इसको एस्टेब्लिश जो किया गया है, जो कंपनी है उसका नाम है लूनेट। क्या नाम है, लूनेट है। ठीक ना। और लूनेट क्या है, तो इंडिपेंडेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड इज डोमिसाइल्ड इन द अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर है लूनेट एंड इज, और ये जो है रहता कहाँ पे है, तो ये रहता है आपको अबू धाबी में। ठीक है, फिर देखो क्या करता है। फिर क्या कर रहा है कि 2030 तक, हाँ बोलो। और ये जो विंड और सोलार प्रोजेक्ट्स है ये इंडिया में सेटअप करेंगे क्या सर, जो COP28 है, ऐसे ही बोला गया क्या इसमें? हाँ, मतलब अभी है सेटअप, लेकिन उतना सेटअप नहीं है, तो अब और सेटअप किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा। और ये सर आपने बताया अल्टेरा हैज बीन एस्टैब्लिश बाय लूनेट, ये नहीं समझा सर, ये क्या है? मतलब ये जो अल्टेरा एस्टेब्लिश किया गया है ना, ये लूनेट के द्वारा किया गया है। लूनेट एक, हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अबू धाबी में। अच्छा, ओके। ये सर ये कंपनी का नाम है ये? हाँ, लूनेट, समझे। ठीक है, जल्दी बोलो। हाँ सर, क्लियर है। चलो, फिर क्या कर रहा है कि देखिए 2000, एक सेकंड। फिर क्या बोला गया कि 2030 तक, कलम थोड़ा सा चल, ठीक। फिर 2030 तक क्या बोला गया कि कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो 2030 के बाद जो है हर साल जो है इतना रुपया की जरूरत पड़ेगी, 2.4 ट्रिलियन डॉलर रुपीज का। किस चीज के लिए, तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके वजह से जो बदलाव हो रहे हैं इनको सही करने के लिए। अल्टेरा के 4 कीज है, तो क्या है, एनर्जी ट्रांसमिस एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी डिकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, कौन सा, कोल, कोयला के द्वारा, कोयला दे रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, उससे बिजली तैयार करके मोटर चल रहा है, तो उसके जगह आप क्या कर दिए, इलेक्ट्रिकल कर दिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दिए, मोटर चलने लगी। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिशन हो गया। नहीं समझे ये बात। जैसे आप चढ़ते थे मोटरसाइकिल पे सब दिन, अब मोटरसाइकिल से आ जाओ 4 व्हीलर पे, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। समझ गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन, तो इंडस्ट्री से जितना CO2 निकलेगा उतना उसको चीजों को बैलेंस करने के लिए कहीं उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये, या इसका तरीका ये है कि जितना, मतलब कि आप CO2 निकलने ही नहीं दो, उस तरह की टेक्नोलॉजी लगाओ फैक्ट्री में। ठीक है, फिर सस्टेनेबल लिविंग और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी समझते होगे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो है, क्लाइमेट को अच्छा रखने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना है। चलो, तो उसका ना COP28 का एक अलग से नोट्स आप बनाते जाइए, मतलब एक अलग से कॉपी, और उसमें जो जो आर्टिकल आएगा धीरे धीरे आप उसको क्या करिए, एक साथ लिखते जाइए, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। चलो अब ये देखिए, ये जो न्यूज है ना,
ये न्यूज हम लोग बहुत बार किए हुए हैं पॉलिटी में, तो फिर से बहुत बार दिया हुआ है पेपर में, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे आप लोग को पता है होगा कि जो बिल्स होती है जो, और वो बिल्स साइन करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा कहाँ पे जाता है? गवर्नर के पास। तो क्या गवर्नर हमेशा के लिए रोक सकता है बिल्स पे अपना सिग्नेचर? हमेशा के लिए नहीं रख सकता है, ठीक है ना। तो पता है क्या, जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल 200, तो उसके अनुसार पहला प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आप साइन नहीं करना चाहते, उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा? सेंड देम बैक टू द असेंबली। असेंबली को आपने वापस भेज दिया, और उसके बाद असेंबली क्या करेगा? फिर से उसमें विथ और विदाउट अमेंडमेंट, या तो क्या करेगा, कुछ अमेंड करके या बिना अमेंड करके बिल से फिर अगर गवर्नर के पास भेजेगा, तो गवर्नर को क्या होता है? साइन करना होता है, ठीक ना। तो जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने क्या बोला? बोला कि देखिए, गवर्नर को क्या क्या कहते हैं, गवर्नर साहब से ये बोलना चाहिए तो टू रिजॉल्व द इम्पास विद द चीफ मिनिस्टर। मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको गवर्नर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करके मैटर को क्या करना चाहिए? सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल को रखे हैं, ठीक है। चलो, समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत बार डील मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो आई थिंक समझ गए, या फिर भी किसी को दिक्कत है तो बताओ। समझ गए पूनम और आप लोग? यस मदर सर। चलो, समझ में आई आर्टिकल 200 सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे पेपर में बहुत सारी चीज ओपिनियन रहते हैं, ठीक ना। कोई राइटर है, कोई ऑथर है, ये सब चीजें तो हर किसी का तो नहीं इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी मायने होती है, वेटेज रहता है उनका, तो उनकी बातें देखनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, डिस इंफॉर्मेशन कैन इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिस्कस, CGI। ये क्या कह रहे हैं? पढ़ता हूँ, आई कोट्स द लाइंस, फिर आपको समझाता हूँ। देखो क्या कहता है, फेक न्यूज had drowned out true information simply by virtue of the scale of dissemination in the digital area, replacing the character of discourse from the truth seeking to the loudest voice। देखिए ये क्या कहता है, बहुत अच्छी लाइनें इन्होंने बोली है कि डिजिटल युग में क्या हो रहा है, तो जो सच्ची जानकारी है, जो मान चलो अगर कोई ट्रूथ वाला मतलब कोई सही बात है, अब उसको क्या कर रहा है कि आप मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन बातों को ट्रांसफॉर्म करके कोई सही बात है और वहां पे क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन देके, और आपने जो है उसे क्या किया, सर्कुलेट कर दिया। जैसे ये बात कर रहा है कि जैसे मान लो डीप फेक, डिस इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि खास करके जैसे लड़कियों का, अब उसका फोटो को चेंज कर दिया, अब उसे क्या किया, मतलब सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे डाल दिया फोटो। अब डाल दिया फोटो तो एक्चुअली तो वो है नहीं, तो जो सच है सच तो है नहीं, उसको क्या किया, वो उस सच को खत्म कर दिया, और जो फर्जी चीज है उसको वो सर्कुलेट कर रहा है, दिखा रहा है। तो कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो जो हमारा डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। जैसे डेमोक्रेसी में क्या कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये बात तो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब उसमें ये थोड़ी नहीं लिखा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी अपना व्यक्त कर सकते हो, है ऐसी बात है? बोलिए ही नहीं। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कंट्रोल किसे करना चाहिए? सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए सरकार को लॉ लिखी आनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है,
डिसइंफॉर्मेशन हैज द पावर ऑफ impairing डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स forever। क्या कहता है कि जो ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, तो ये क्या करता है, हमेशा के ये जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा डेमोक्रेसी डिस्कोर्स है, उसको हमेशा के लिए खराब करने का पावर होता है। सही बात है। अब मान लो कोई आदमी है, अब उनके बारे में आपने गलत चीजें दिखा दिया, तो हम उसका तो इमेज खराब कर दिया आपने हमेशा के लिए। फिर कहता है पुशिंग ए मार्केट प्लेस ऑफ फ्री आइडियाज टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स अंडर द इमेंस वेट ऑफ फेक स्टोरीज। अब कहता है क्या कि जो जो स्वतंत्र विचार है, ठीक ना, क्या है, जो स्वतंत्र विचार है, जो फ्री आइडियाज है, उसको आप क्या किए, उसको जो है आप है क्या कहते हैं, जो जो मतलब फ्री आइडिया है, उसको आपने क्या किया, एक फेक स्टोरी के अंदर उस चीज को मतलब समाहित कर दिया। फिर उसके बाद कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड an essential part of civil rights activism for fear that the government would gag certain kinds of speech। अब देखो क्या कहता है कि ये जो है ना राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रेडिशनली रूप से ये क्या है, ट्रेडिशनली रूप से जो सिविल राइट्स है, ठीक है, जो नागरिक अधिकार है, जो सिविल राइट्स है, उसका एक क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। वो इसका क्या कहते हैं, अनिवार्य हिस्सा है, जो कि सरकार जो है क्या कर सकता है, कुछ कुछ मतलब कुछ प्रकार के भाषण पे रोक लगा सकती है। जिससे कहने का मतलब कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सिविल राइट्स है, एकदम है, लेकिन उसमें अगर सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है तो लगा सकती है। तो आप कोई भी लाइन पढ़ोगे ना, तो सारी चीज में यही चीजें कर रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर इस चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। ठीक है, सरकार को आगे आना चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए, तो इस चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि सरकार को कानून लाना चाहिए, और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसको करना चाहिए, बताओ, किसको जिम्मेदार ठहराया चाहिए जाना चाहिए, जो सोशल, अरे गवर्नमेंट का अकाउंट बनाइएगा, गवर्नमेंट को कानून लाएगा, सोशल मीडिया जो उसको ना आप अकाउंट करिए, ठीक ना, उसे जो वो जो अनरेगुलेटेड मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। कि फेसबुक पे अगर कोई किसी के बारे में कुछ डाल रहा है, ये तो फेसबुक को ना ध्यान देना चाहिए कि कोई गलत फोटो वीडियो या कुछ स्टोरी डाल रहा है, इसकी जांच सरकार थोड़ी नहीं करेगी, सरकार तो इसके लिए कानून लाएगी। ये काम किसका है, रेगुलेशन का, तो वो सोशल साइट जो है इनका काम है, ठीक ना। और ये तो जो सर प्राइवेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब वही सोशल मीडिया, तो ये सब क्या करता है, पता है कि हमें तो मतलब राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो यहाँ तो कानून में सीधा लिखा है कि सिविल राइट्स का ये सिविल राइट्स है, लेकिन क्या है कि सरकार उसमें भी चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास, लेकिन क्या है, एक लिमिट में करिएगा, समझ गए। चलिए, बोलो बोलो। और सर मतलब सोशल मीडिया को अभी तक रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना ना हमारे देश में। नहीं, कोई ढंग का नहीं कानून है कि उसको किस तरह रोका, जैसे आप और लोग। बैन भी तो कर देते ना सर, ऐसे कोई होता तो। हाँ, कुछ हुआ, क्या नाम था उनका हीरोइन का, मंदाना, क्या नाम है जी उसका, रश्मि रश्मिका मंदाना, मंदाना। रश्मिका, हाँ रश्मिका। तो उनका डीप फोटो बनाया था ना, वायरल हुआ। हाल फिल्म देखो, जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा, उनका देखो फोटो वायरल होते जा रहा है शुभम गिल के साथ। तो सब क्या है, डीप फेक फोटो है, तो कहाँ कुछ कानून इस पे एक्सेप्ट मतलब कानून लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा। तो इन चीजों पे क्या है कि सरकार तो मतलब ध्यान दे रही थी, अब जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है इस चीजों पे। सर सुप्रीम बीच कोर्ट में आईटी रूल्स बना था ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए, अभी हाल ही में। ड्राफ्टिंग किया गया था ना बिल, अभी उसमें तो लागू हुआ कहाँ, लागू नहीं हो रहा है। ओके से बना के रखा हुआ है, ड्राफ्ट हाँ, करके रखा अब है।
कानून बनने के लिए फिर पास चाहिए ना, दोनों तरफ से होगा, होता तब ये बात क्यों बोलते हैं, ठीक ना। कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, समझे। कानून तो है आईटी, स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं बनाइएगा तो लोगों को डर कैसे होगा। चलो देखो, ये भी COP 28 से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। तो लॉस एंड डैमेज फंड, ए 3 decade old डिमांड, इज ए फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उनको भरपाई करने के लिए, तो जो फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को लेके उनके भरपाई करने के लिए जो डिमांड की जा रही थी लगभग 3 decade से, मतलब 30 सालों से, तो वो मिला है किस रूप में, लॉस एंड डैमेज फंड। क्या होता है पता है ना, नहीं पता, देखिए क्या, लॉस एंड डैमेज फंड इज ए corpus of money and technology that will be replenished by developed countries and used by the rest to respond to the more unavoidable effects of climate change। क्या कहता है, तो जो ये F क्या कहते हैं, L और D, मतलब लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये क्या है, तो धन और टेक्नोलॉजी का एक क्या है, कॉर्पस है, मतलब एक कोष है। कहता है कि जो किसके द्वारा, जो जो डेवलप्ड कंट्री है उसके द्वारा क्या किया गया, इसको फिर से रिप्लेनिश किया गया, मतलब इसमें डिमांड था ना पैसे का, उसको फिर से भरा गया, पैसा जमा किया गया, ठीक है। और क्या कहता है, और जो बाकी देश है, ठीक ना, बाकी जो देश है जिसके द्वारा जलवायु चेंज के द्वारा जिन पे प्रभाव पड़ा है, तो उनको क्या होगा, वो इस पैसे का उपयोग करेंगे। सीधा सीधी इस कहने का मतलब है कि इसमें जो पैसा जमा किया गया लॉस एंड फंड डैमेज में, तो ये पैसा कौन यूज करेगा, ऐसे कर, जैसे डेवलप कंट्री है, जैसे रसिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपना वहां पे जो भी चीजें फैक्ट्री बनाया, यूज किया, उसके द्वारा क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, सभी को भुगतना पड़ा। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग झेल रहे, तो हम लोगों को क्या कर रहा है कि उस हम लोगों को मतलब हम लोगों के यहाँ जो प्रभाव पड़ा है उस क्लाइमेट चेंज से, उसकी भरपाई के लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा, इस फंड से, ठीक है। चलो, तो अब देखो क्या क्या किया जाएगा। तो it will be hosted by the World Bank for an interim period of 4 years and will be overseen by an independent secretariat। तो ये चीज देखो कल भी बताए थे कि शुरुआत में जो है 4 सालों के लिए अंतरिम होस्ट कौन रहेंगे, बताओ, जल्दी बताओ। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, गुड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। दूसरा क्या बोला गया कि some countries have committed amounts to the fund from $10 million बाय जापान। अब इसमें कुछ कंट्री ने बोला है कि हम इतना फंड देंगे, जैसे जापान क्या बोला कि हम $10 मिलियन फंड देंगे। फिर उसके बाद जर्मनी और यूएई ये कितना फंड देगा, तो $100 मिलियन देगा, ठीक है। अब कहता है कि वेदर दे विल बी पीरियडिकली रिप्लेनिश्ड इज नॉट क्लियर। अब देखिएगा, अब अब ये क्या कहते हैं, कहता है कि क्या उन्हें समय समय पर पूरा किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है, मतलब हर समय ये पैसा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। फिर क्या बोला, द कमिटेड अमाउंट्स आर आल्सो इनसफिशिएंट टोटलिंग $450 मिलियन अगेंस्ट एन एक्चुअल डिमांड ऑफ सेवरल बिलियन डॉलर्स। कहता है कि फिर भी इतना जो रुपया है वो क्या है, इनसफिशिएंट, जितना पैसा दिया जा रहा है वो क्या है, इनसफिशिएंट दिया जा रहा है, ठीक ना। तो कितना दिया जा रहा है, 450 मिलियन। तो ये किसके अगेंस्ट में दिया जा रहा है, तो जितना डिमांड किया गया था उसके अगेंस्ट में। डिमांड कितना है, बिलियंस में था ना, बिलियंस में था, और दिया कितना जा रहा है, मिलियंस में ही दिया जा रहा है। फिर कहता है वर्ल्ड बैंक विल हैव टू मीट सम कंडीशंस ऑन मैनेजिंग द फंड इंक्लूडिंग a degree of transparency it has not broke so far and submit a report to the parties
टू द पेरिस एग्रीमेंट। अब देखो ये क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक जो है, अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक में पैसा जो जमा किया जाता है, बहुत सारे कंट्री के द्वारा फंडिंग किया जाता है इसमें, वर्ल्ड बैंक में पूरा वर्ल्ड के द्वारा जमा किया जाता है लगभग। अब कहता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है किसको कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है, तो वो है वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की ये बैंक है, तो वेस्टर्न कंट्री को हेल्प कर रहा है। तो कह रहा है कि तो इसलिए ये चीज सही नहीं है, तो इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, समझ गया। तो इसलिए कहता है कि वर्ल्ड बैंक को अपना रिपोर्ट इसे जमा करना चाहिए, COP28। फिर कहता है क्या, if it is stewards it is determined to be unsuitable, the fund can exit the World Bank. The L&D fund is contents need to be easily accessible to those who need it most in timely fashion, since pedantic bureaucrats hurdles and insufficient quantities। अब देखो क्या कहता है, तो कहता है कि ये जो L&D फंड है, तो कहता है कि हर किसी को इसमें क्या करना चाहिए, जिस किसी को जरूरत है फंड का, तो उसे इजीली क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। मतलब जिसे जरूरत है वो इस फंड को एक्सेस करके पैसा निकाल सकते हैं, ये चीजें कर रहा है बिना किसी वो ब्यूरोक्रेट्स के क्या बोलते हैं हर्डल के द्वारा। मतलब अब ये नहीं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बनेगा, पहले आप वो पेपर बनाओ, ये करो, तब फिर आपको पैसा मिलेगा, नहीं, और पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, इसलिए ये फंड दिया गया, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक से आप पैसा लेने जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, इसलिए तो सैटरडे को न्यूज ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है, छोटे मोटे न्यूज रहते हैं। फिर आपका कल जो है संडे, तो संडे को थोड़ा बहुत न्यूज रहेगा, खास करके साइंस से रिलेटेड, तो उनको हम लोग डिटेल्स में करेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलेगा, ठीक है।